वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वन लिटिल फिंगर बाय मालिनी चिब। मालिनी चिब की ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट स्टोरी जो है वो शेयर की गई है। मालिनी चिब ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को इस ऑटोबायोग्राफी में शेयर किया है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन डिटेल समरी की तरफ चलेंगे एंड इस वर्क का इंट्रोडक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। मालिनी चिब की बर्थ हुई थी 1966 में। इंडियन डिसएबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं एंड इन्हें जो है वो सेरिब्रल पैलिसी थी। अब यहाँ पे डिसएबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट कहा गया है क्योंकि मालिनी खुद भी डिसेबल थी। इनकी बाय बर्थ जो है ना वो कुछ डिसएबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो सफ़र किया और उसी चीज़ को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया और डिसएबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट बन गई। उसके बाद इनकी जो डिजीज़ है इसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे चलकर। चिब ने ये बुक लिखी है वन लिटिल फिंगर और इन्होंने 2 years में इसको कंप्लीट किया था एंड अपनी जस्ट वन फिंगर के साथ इसकी पूरी टाइपिंग की थी, इसको लिखा था। अभी जो स्टोरी है वन लिटिल फिंगर, इसमें ऑलमोस्ट 2,50,000 वर्ड्स हैं एंड इसको चिब ने खुद अपनी जस्ट वन लिटिल फिंगर से जो है ना वो टाइप किया था एंड इसको 2011 में पब्लिश करवाया गया था। सेज पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश करवाया था। मालिनी चिब ने अपनी लाइफ को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन को टाइटल दिया गया है रूट्स का। अब ये जो रूट्स का पार्ट है इसमें सबसे पहले वो डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर्स क्या अजम्पशंस जो है वो इनके बारे में लगाते हैं। उसके बाद इनके अंदर जो है वो मूवमेंट होना स्टार्ट होती है। अब मूवमेंट हुई होती है तो इनकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, इनकी बॉडी में जो प्रोग्रेस थी वो रुक जाती है। और उसके बाद इनकी जो फैमिली है उनकी कोई बाउंड्स नहीं थे, किसी से जो है वो कोई रिलेशन नहीं था एंड इनकी जो फैमिली थी वो बहुत डिफरेंट थी एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। उसके बाद मालिनी की जो लाइफ है वो बोर्डिंग स्कूल में कैसी थी। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है उसको टाइटल दिया जाता है ग्रोइंग अप। अब ग्रोइंग अप में जो चीज़ें डिस्कस करती हैं, इन्होंने अपना बीए कैसे कंप्लीट किया, उसके बाद निकी इनका जो ब्रदर है उसके साथ गोवा का ट्रिप कैसा रहा और इनकी जो अडल्टहुड है वो कैसी थी और इनका ऑक्सफोर्ड में लव अफेयर था वो कैसा था। ये चीज़ें जो है वो ग्रोइंग अप पार्ट में इन्होंने डिस्कस की हैं। थर्ड पार्ट है अ स्लाइस ऑफ फ्रीडम। स्लाइस ऑफ फ्रीडम में वो बताती हैं कि जब ये लंदन मूव कर गई वहाँ का इनका टाइम कैसा था और इनकी एक बोल्ड फ्रेंच हॉलीडे थी वो कैसी थी। एम्पावरमेंट इन एकेडेमिया और लिविंग ऑन वन जोन, व्हाट अ सेकंड मास्टर्स, अनबिलीवेबल, आई गेट एम्प्लॉयड, इनको जॉब मिल जाती है। ये सारी जर्नी जो है अ स्लाइस ऑफ फ्रीडम में डिस्कस की है। एंड जो लास्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्शन है जिसमें इस वर्क को वो कंक्लूड करती हैं। डिटेल समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो रूट्स का है। वो स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, चिप जो है वो अपनी बर्थ के बारे में बताती हैं। 1966 में इनकी बर्थ होती है और जिस टाइम पे इनकी बर्थ होती है इंडिया में डिसएबिलिटी को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं थी। इस चीज़ के बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था एंड डिसएबिलिटी को एक डिजीज़ माना जाता था एंड इसको इस तरह से लिया जाता था अगर कोई चिल्ड्रन, कोई बेबी जो है वो डिसेबल है मीन्स के उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। उसके पास ना ही तो इंटेलिजेंस होगी, ना ही तो उसका कोई करियर होगा, ना ही कोई फ्यूचर होगा। मीन्स कि वो एक बर्डन होगा अपने पेरेंट्स पर, ऐसे माना जाता था। तो उस टाइम पे चिप की बर्थ होती है। उसके बाद चिप बताती हैं जब इनकी बर्थ होती है तो एक्चुअली में हुआ क्या था। अम्बेलिकल कॉर्ड जो है वो इनकी नेक में रह गया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बेबी की बर्थ के लिए, जिससे बेबी जो है वो प्लेसेंटा में अटैच्ड होता है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक हो जाती है एंड चिप के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती जिसकी वजह से इनकी ये डिसएबिलिटी आ जाती है। इसकी वजह से इनकी बॉडी में सेरेब्रल पैलिसी जो है वो डेवलप हो जाती है। सेरेब्रल पैलिसी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक ह्यूमन को उसकी बॉडी को जो है वो मूवमेंट और स्पीच में चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। अब चिप जो है ना वो बताती हैं कि जब मेरी बर्थ होती है तो होता क्या है, जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ट्रॉमेटिक सीन है, ये डिसेबल चाइल्ड की जो बर्थ है ये एक ट्रॉमेटिक सीन है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है एंड बहुत मुश्किल है कि ये सर्वाइव करे एंड इवन कि 27 आवर्स ये सर्वाइव कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। देन चिप जो है वो सेरेब्रल पैलिसी के बारे में कुछ डिटेल देती हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स होती हैं, आपको चलने में, खाने में, बात करने में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो इस कंडीशन को सेरेब्रल पैलिसी कहा जाता है।
اب چپ کی برتھ کے بعد جیسے ڈاکٹرز نے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کروائی اور نیگیٹو کمنٹس کیے ان کی برتھ پر اور ان کی ڈس ابیلٹی پر نیگیٹو کمنٹس کیے تھے کہ یہ لائف میں جو ہے وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر پائیں گی، ان کا جو برین ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کرے گا، یہ اچھے سے چل نہیں پائیں گی، ان کی جو اچھے سے جو ہے وہ گروتھ نہیں ہوگی. وہیں پہ چپ جو ہے وہ خود کو بہت فارچونیٹ مانتی تھی کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت سپورٹیو تھے. انہوں نے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں ان کو سپورٹ کیا، ورنہ بہت موسٹ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ وہ جب ڈس ایبل چلڈرن کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. بٹ چب کے پیرنٹس ایسے نہیں تھے، انہوں نے سپورٹ کیا اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں چب کو سپورٹ کیا. چب اپنے پیرنٹس کی میموریز کو ریکلیکٹ کرتی ہیں آٹوبایوگرافی میں کہ میرے پیرنٹس نے جو ہے وہ انڈیا کو چھوڑا اور لنڈن جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، وہاں پہ ہم ریلوکیٹ ہو گئے تاکہ میری تھیراپی جو ہے وہ اچھے سے ہو سکے اور میں جو ہے نا وہ کام کر سکوں، میری ہیلتھ جو ہے نا وہ پروگریس کی طرف جا سکے. چپ نے صرف اپنے پیرنٹس کی سپورٹ کو گین نہیں کیا، ان کے ایک انکل تھے جو کہ فزیشین تھے رویل پوسٹ گریجویٹ کالج میں، وہ بھی ڈیلی جو ہے وہ پیڈیاٹریشنز جو تھے ان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور چپ کی ہیلتھ کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے. دین چپ اپنا انگلینڈ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں کہ جب وہ انڈیا سے انگلینڈ موو ہو گئی تو وہاں پہ ان کی ایجوکیشن کیسے کنٹینیو ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ کن اسکولس کو جو ہے وہ جوائن کیا. تو یہ روجر ایشر اسکول میں جاتی تھی، چین واک جاتی تھی، وہاں پہ انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کو حاصل کیا. اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ یہ سارا جو کچھ ہے وہ صرف میری فیملی کی کیئر کی وجہ سے ہوا، ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا، اور وہ اپنی فیملی کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی. چپ کی وجہ سے پوری فیملی نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا اور انگلش لینگویج میں اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی. اس کے بعد چب اپنے بردر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ بہت سپورٹیو تھا، اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ میرے لیے ایک پاور کی طرح تھی جو کہ مجھے جو ہے وہ ہر ٹائم انرجیٹک رکھتی تھی اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں. وہ اپنا بانڈ شیئر کرتی ہے اپنے بردر نکھل کے ساتھ، جس کو جو ہے یہ نک کہا کرتی تھی. اس کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے وہ لو کا تھا، وارمتھ کا تھا. اسپیشلی چب اس آٹوبایوگرافی میں اپنی مدر کو جو ہے وہ تھینک یو کرتی ہیں. ان کی مدر نے جو ہے وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا، کانسٹنٹلی ان کے ساتھ رہیں اور انہیں انکریج کرتی رہیں. میٹھو الر جو کہ چپ کی مدر ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی ڈاٹر کو سپورٹ کیا اور اس کی اسٹرینتھ بنی رہیں. ایون کہ میلنی کے پیرنٹس کی ڈائیورس کے بعد یہ تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤن میں چلی گئیں، ٹرامیٹک ہو گئیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ اسٹرانگ رہیں. میلنی چپ جو ہے نا وہ کچھ کوسچنز کرتی ہیں پوری سوسائٹی سے، ان ڈاکٹر سے جنہوں نے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کروائی تھی میلنی چپ کی طرف. کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میری جو باڈی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ڈس فنکشنل ہے. مینس کہ مجھے پتا ہے کہ میری باڈی ڈس فنکشنل ہے، میں پراپرلی کام نہیں کر سکتی یا پھر میں ایک پراپر ہیومن بینگ نہیں ہوں. لیکن کیا ان ڈاکٹرز کو، ان سوسائٹی کو، کیا انڈین سوسائٹی کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے پاس مائنڈ ہے، اسپرٹ ہے جو کہ میری باڈی سے سیپریٹ ہے. مینس کہ میں اپنے مائنڈ سے کام لے سکتی ہوں، میرے اندر جو اسپرٹ ہے اس کے اندر تو کریج ہے، اس کے اندر تو پیشن ہے، میں اپنے لیے جو ہے وہ کام کر سکتی ہوں، میں جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا سکتی ہوں، میں پروگرس کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہوں. کسی نے یہ چیز ریئلائز نہیں کی کہ میرے پاس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ مائنڈ تو ہے، انٹیلیجنس تو ہے، تو یہ ایک چیز نارمل ہے جو کہ مجھے پش اپ کر سکتی ہے، جو کہ مجھے اسٹرینتھ دے سکتی ہے، مجھے پروگرس کی طرف لے کر جا سکتی ہے. ہر کسی نے جو صرف مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ شو کروائی، ہر کسی نے مجھے ڈسکریج کیا. ڈاکٹر میتھو الرج میلنی کی مدر نے جب یہ دیکھا کہ انڈیا میں کوئی اسپیشل اسکولز نہیں ہے ڈس ایبل چلڈرنس کے لیے، تو انہوں نے جو ہے نا اس کے اگینسٹ ایکشن لیا اور اس کے لیے کام کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ کام کیا اور انڈیا میں ڈس ابیلٹی کے لیے اویئرنیس کو پھیلایا. میلنی کی مدر نے پہلے خود اسپیشل ایجوکیشن لی، اس کے بعد انہوں نے ایک اسکول بنایا جس کا نیم انہوں نے اسپیسٹک سوسائٹی آف انڈیا رکھا، بامبے میں اس کو سٹارٹ کیا. اور اکتوبر 2 1973 سے ان کے پاس 3 ڈس ایبل چلڈرن تھے، میلنی چب، امتیاز، فرحین. ان سب کو لے کر انہوں نے اس اسکول کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا. میلنی کی مدر نے ایک سوسائٹی بھی بنائی فار ڈس ابیلٹی اسٹڈیز آن دسمبر 1 1998 اینڈ انہوں نے ایک اور فاؤنڈیشن بھی بنائی جس میں اڈیپٹ ایبل اور ڈس ایبل ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ یونٹی سے رہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں. مینس کہ ڈس ایبل چلڈرن کو ایکسیپٹ کریں، انہیں اسپیس دیں اینڈ انہیں بھی جو ہے وہ نارمل ہیومن بینگ مانا جائے، اس لیے یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اینڈ اس کے بعد یہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ 16 انڈین اسٹیٹس میں جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہی تھی. اینڈ اس آرگنائزیشن کا بیسک موٹیو یہ تھا کہ یہ جو برج بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو بیریئر ہے ایبل اور ڈس ایبل کے درمیان، اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کروانا تھا تاکہ یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں اور ایک دوسرے کے لیے لو، کیئر جو ہے نا ان سب چیزوں کو شو کروائیں.
डॉक्टर मैथ्यू एलोरन ने डिसएबिलिटी एक्ट ऑफ 1995 की डेवलपमेंट में भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन मेलनी चिप बताती हैं कि ये बॉम्बे वापस आ गई और यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी बीए की एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू किया, और वहाँ पे ये बाकी सारे स्टूडेंट्स से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, उनसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह से ये कॉन्वर्सेट नहीं कर पाती थी। तो इनके पास एक डिवाइस थी, कैनन कम्युनिकेटर, जिसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेट किया करती थी। देन जब अगेन इंग्लैंड चली जाती हैं और वहाँ पे अपनी मास्टर की डिग्री इन जेंडर स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हैं, स्पेशली फेमिनिज्म पे जो है ये फोकस करती हैं, एंड 2005 में ये अपना टीचिंग करियर जो है वो स्टार्ट करती हैं। इस टीचिंग करियर में इनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो इन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। जॉब को छोड़ने के बाद ये बुक स्टोर पर चली गई, वहाँ पे इन्होंने काम किया, एंड करंटली ये इवेंट मैनेजर हैं बुक स्टोर पे बॉम्बे में। चिप ने अपनी डिसएबिलिटी के बावजूद भी जो है ना वो डिसेबल चिल्ड्रन के लिए काम किया, एज अ डिसएबिलिटी एक्टिविस्ट काम किया, और ये इंडिया के उन सभी इंडिविजुअल्स को, उन सभी ह्यूमंस को सपोर्ट करती हैं जो कि डिसेबल हैं, जो कि प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनकी बॉडी जो है वो डिसफंक्शनल है। ये उन सबको सपोर्ट करती हैं, एंड ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये उन सब के लिए एक वॉइस है, एंड इवन कि ये एक थैंक यू भी है जो कि इन्होंने अपनी मदर को किया है। बिकॉज़ जब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, डॉक्टर्स एक्सेप्ट ना करें, आपकी एक फैमिली होती है, अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप कभी भी जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो चिप के पास उनकी फैमिली थी जो कि बहुत सपोर्टिव थी, इनके ब्रदर निक जो है वो बहुत सपोर्टिव थे, इनकी मदर जो है वो बहुत सपोर्टिव थी, इनको हर स्टेप पे जो है वो इनकरेज किया, एंड इन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, अपनी राइटिंग्स को कंप्लीट किया, एंड इवन कि इनको पब्लिश भी करवाया, और एज अ राइटर जो है ना वो पूरी वर्ल्ड के सामने आई, और अपनी डिसएबिलिटी को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और दूसरों को भी जो है ये इम्प्रेस करती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं कि आपके अंदर कोई भी जो डिसएबिलिटी है वो डिसएबिलिटी नहीं होती है। आप अपनी डिसएबिलिटीज़ को, अपनी जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड को किस तरफ लेकर जाना है। अगर आप आज ये सोचेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, तो आप इन रियलिटी वो चीज़ें कर लेंगे। बट अगर आप ये सोचेंगे कि आप वीक हैं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी भी वो चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो जस्ट जो माइंड है वो इम्पोर्टेंट है, आपका माइंडसेट होना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। एंड लिटरेचर हमेशा की तरह यही करता है कि वो सोसाइटी के उन पर्सपेक्टिव्स को दिखाता है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन पे बात करना इम्पोर्टेंट होता है, जिनके बारे में सोसाइटी में कोई नॉलेज नहीं है, लिटरेचर उन पे बात करता है। लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि इन टॉपिक्स को आप डिस्कस करें, ताकि ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने से ही ठीक होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, जब तक हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। एंड इसीलिए राइटर ने अपना मैसेज जो है वो कन्वे किया है कि हमें डिसएबिलिटी को कोई वीकनेस नहीं समझना चाहिए, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एंड उन सब लोगों को इनकरेज करना चाहिए जो कि डिसेबल हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।